वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 8 के साथ मैं दिनेश कुमार देव। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको अलिंगी जनन कायिक प्रवर्धन तनोद्वारा और पर्णोद्वारा इसके बारे में समझाया था। इसके अब आता है आपको और कायिक जनन के महत्व के बारे में भी बताया था। अब आता है कायिक जनन की हानियाँ। टॉपिक है हमारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की हानियाँ। कायिक प्रवर्धन की हानियाँ महत्व हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, वीडियो नंबर 7 में। अब यह वीडियो नंबर 8। अब इसके द्वारा क्या क्या हानि होती है इसके बारे में देखिएगा कि कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियों में विभिन्नताएं नहीं आती हैं, मतलब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, और नई जाति की उत्पत्ति की संभावना भी क्या होती है, नहीं रहती है। तो पहली हानि देखिएगा आप इसकी कायिक प्रवर्धन की या कायिक जनन की। इसमें लिखें कि कायिक जनन के द्वारा कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियों में उत्पन्न संततियों में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। विभिन्नताएं नहीं आती हैं और नई जाति की उत्पत्ति और नई जाति स्पीशीज की उत्पत्ति और नई जाति की उत्पत्ति की संभावना भी नहीं रहती है, और नई जाति की उत्पत्ति की भी संभावना नहीं रहती है, और नई जाति की उत्पत्ति की संभावना भी नहीं रहती है। ये सबसे बड़ी हानि है किसकी, अलैंगिक प्रवर्धन या जनन की। दूसरी देखो, नई संतति में या संतति में नए गुणों का समावेश नहीं होता है। इसमें देखें, संतति में नए गुणों या लक्षणों का समावेश नहीं होता है। तो ध्यान देना, संतति में नए गुणों या लक्षणों का समावेश भी नहीं होता है। इसमें देखिएगा आगे, कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति दुर्बल या कमजोर होती है। तीसरा जो इसकी हानि है उसमें देखें आप कि कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति दुर्बल या कमजोर होती है, तो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि कायिक प्रवर्धन या जनन के महत्व, लाभ और ये हानियाँ ध्यान देना। तो इसमें महत्व में आपको लाभ भी आता है और हानियाँ भी होती हैं। तो देखो, पूछ सकते हैं आपके कि कायिक प्रवर्धन के 2 महत्व और 2 हानियाँ बताइए। मैंने आपको 3 बता दी। अब आता है आपके कि प्रश्न कैसे पुटअप होते हैं। हमने जो अब तक पढ़ लिया, ध्यान देना, प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में, ये है मेन चीज़। मुख्य बात ये होती है कि आपने पढ़ तो लिया, अब NCERT की पुस्तक में आपको प्रश्न कैसे पुटअप होते हैं वो देखिएगा आप लोग। ये थोड़ा इस वीडियो में हम आपको प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको, उसमें आप ध्यान से देखें इस चीज़ को। फिर हम अलिंगी जनन बढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में, जो भी होगा अलिंगी जनन पूरा हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा, जैसे प्रश्न आ जाता है आपको, आलू अदरक पढ़ लिया हमने, आलू अदरक अगेव ब्रायोफिलम और जलकुंभी आदि में कायिक प्रवर्धन की इकाइयों के नाम बताइए। कि प्रश्न आया था एक बार कि कायिक प्रवर्धन
आलू में कायिक प्रवर्धन की इकाई क्या होती है? अंकुरणशील कक्षस्थ कलिका। आलू क्या है? तना है, कंद है। तो ध्यान रखना, रूपांतरित तनों स्तंभों में कौन सी कलिका उत्पन्न होती है? कक्षस्थ या अंतस्थ कलिकाएं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये नीट के अंदर भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको अच्छी तरह समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ताकि आपको ऑप्शन में आपको ए बी सीधे भी आ जाते हैं कॉलम के अंदर कि ए कॉलम को बी से सुमिलित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी, ध्यान देना। प्रश्न क्या है देखो ध्यान से, आलू अदरक, ये पढ़ चुके हमने, किसमें आते हैं? आलू अदरक, अगेव, ब्रायोफिलम, और आपका जाता है जलकुंभी एवं जलकुंभी में आदि पादपों में कर लो आप, आदि पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाइयों के नाम बताइए। आदि पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाइयों के नाम बताइए। ऐसे प्रश्न पुटअप होते हैं। तो 5 चीजें लिए हमने, आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिलम और जलकुंभी। ध्यान देना। तो इसमें आप देखिएगा, इसको हम कॉलम के रूप में बताएंगे आपको। तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपको पादप का नाम और इकाई का नाम दूसरे में। तो देखो ध्यान से, आंसर के दौरान क्या लिखोगे आप? आंसर। इसमें देखो यह जाएगा आपका पादप जो आपको दिया हुआ है, और यहाँ जाएगा इसमें कायिक प्रवर्धन की इकाई, कायिक प्रवर्धन की इकाई। ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं। तो देखिएगा, ऐसे एक क्या बन जाएगी? टेबल बन जाएगी। ध्यान देना। ये ठीक है, ये क्रम संख्या मान लीजिए आप जो भी है। तो देखिएगा इसमें आपको मैं पादप लिया जो हमने, सबसे पहले पादप का नाम क्या है? आलू का पादप है, आलू। तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन की इकाई होती है, इसी के आगे आप ऐसे करके लिख दीजिए, क्या नाम है उसका? ध्यान देना, अंकुरणशील आँख कलिका। आँख होती है ना, आँख आलू के अंदर, तो अंकुरणशील, अंकुरणशील आँख ऑब्लिक कक्षस्थ भी कह सकते हैं इसको, कक्षस्थ कलिका। इसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। अब देखिएगा अदरक, दूसरा जो पादप है अदरक, ये भी क्या है? स्टेम होता है, भूमिगत रूपांतरित, राइजोम बोलते हैं इसको, RHI जेडो एमी, इसे बोलते हैं ट्यूबर, आलू ट्यूबर। इसमें आ जाएगा आपको, सॉरी राइजोम नहीं, अदरक को जिंजीबर बोलेंगे, जिंजीबर अदरक को क्या बोलेंगे? जिंजीबर, जिंजीबर बोलेंगे अदरक को। इसमें अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रकंद, इसे बोलेंगे राइजोम। कायिक प्रवर्धन इकाई का नाम क्या है इसमें? प्रकंद।
पढ़ चुके इसको हम, प्रकंद, इसे बोलते हैं राइजोम, RHIZOME, राइजोम। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन की इकाई का नाम क्या है? प्रकंद। तीसरा जो है अगेव, यही था ना अगेव, अगेव, इसमें आ जाती है बुलबिल्स, पत्र प्रकेलिका, इसे बोलते हैं बुलबिल्स, बुलबिल्स, पत्र प्रकलिका, ये होती है कायिक प्रवर्धन की इकाई। चौथा जो है वो होता है आपके, ध्यान देना, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, इसे बोलते हैं पत्थर चट्टा हिंदी में, पत्थर चट्टा। इसमें जो कायिक प्रवर्धन इकाई होती है, क्या होती है? अपस्थानिक पर्णकलिका, आपस्थानिक पर्णकलिका, अपस्थानिक पर्णकलिका। अब देखिएगा जलकुंभी, 5 जो लिया था हमने, जलकुंभी, आइकॉर्निया बोलते हैं इंग्लिश में, जलकुंभी, जलकुंभी। इसमें जो कायिक प्रवर्धन इकाई होती है उसका नाम है भूस्तारिका, भूस्तारिका, ऑफसेट। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको टेबल में ऐसे आंसर देते हैं। तो 5 क्वेश्चनों के आंसर मिल गया हमें आपको एक क्वेश्चन में ही। अब प्रश्न ये उठता है, और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको ध्यान देना। एक प्रारूप तो ये हो गया कि अब इसी को मान लो आप, जैसे पादप है कॉलम ए, सो मान लो कॉलम बी, इनको हमने उल्टे सील्टे कर दिए कि कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित कीजिए। और शॉर्ट में यदि प्रश्न आ जाएगा, जैसे आपको कि पत्र, अब देखो दूसरा प्रारूप, तीसरा प्रारूप क्या होता है कि बुलबिल्स द्वारा कायिक प्रवर्धन कौन से पादप में होता है? अगेव। प्रश्न आ जाता है आपको, आपको कायिक प्रवर्धन इकाई का नाम दिया जाएगा क्या? कि बुलबिल्स या अपस्थानिक पर्णकलिका द्वारा कौन से पादप में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिलम में। तो एक ही प्रश्न में मैंने आपको 5 प्रकार के प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे भी आ जाए आपको क्वेश्चन करना है। और ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे आप पूछ लिया कि आलू में कायिक प्रवर्धन की इकाई का नाम, अंकुरणशील कक्षस्थ कलिका या आंख कलिका। कक्षस्थ कलिका मैंने आपको पहले लिखाया था, आलू क्या है? तना है, तो तने में क्या विकसित होती हैं? कक्षस्थ और अंतस्थ कलिकाएं। मैंने आपको कायिक प्रवर्धन की विशेषताओं में ये बताया था कि कायिक प्रवर्धन का मूल कारण, ध्यान देना, कायिक प्रवर्धन का मूल कारण कक्षस्थ, अंतस्थ और अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। और कायिक प्रवर्धन मतलब पादप के कायिक अंगों, जड़, तना, पत्ती या कलिकाओं द्वारा होता है, नहीं है क्या? तो ये चीज़ है। अब आपको पूछ लिया कि अदरक में कायिक प्रवर्धन की इकाई का नाम क्या है? प्रकंद, राइजोम। तो ये आपको ऐसे बताए थे मैंने आपको, ये ध्यान देना। तो आगे है ब्रायोफिलम है, जलकुंभी है। तो भूस्तारिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? जलकुंभी में। कैसे पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन? तो ये प्रश्न बहुत जरूरी है, ऐसे प्रश्न बनते हैं आपको, इससे बढ़िया कोई प्रश्न बनेगा नहीं आपको, जान देना। अब आता है इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा इसी टाइप का, जो कि मैंने आपको बताया था कि जीवों में एलैंगिक जनन, जैसे आप जैसे पेनिसिलियम है, स्पंज है, क्लेमाइडोमोनास है और हाइड्रा आदि जीवों में एलैंगिक जनन की संरचनाओं के नाम बताइए कि एलैंगिक जनन कौन कौन सी रचनाओं के द्वारा होता है। जैसे आपको दे दिया पेनिसिलियम में कवकों के द्वारा, पता ना मैंने आपको, और हाइड्रा में बडिंग के द्वारा क्या होती है? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, और स्पंज में जेम्यूल द्वारा, और ब्रायोफाइट्स में किसमें होगा? जेमोकप द्वारा। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, उसको देखिए आप ध्यान से।
पढ़ तो लिया, अब उसको गुणे कैसे, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें याद कैसे करना है। ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी, कुछ नहीं है, ध्यान देना। अध्यापक पढ़ा देते हैं लेकिन गुणाते नहीं है कि कैसे क्या करें, बस पढ़ा के चले जाते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखें पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम स्पंज, स्पंज, पेनिसिलियम स्पंज, क्लेमाइडोमोनास, 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 ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और हाइड्रा, ब्रायोफाइट्स और हाइड्रा। हम ये भी कह सकते हैं इसमें यीस्ट, हाइड्रा और यीस्ट आदि जीवों, आदि जीवों में अलैंगिक जनन की संरचनाओं, आदि जीवों में अलैंगिक जनन की संरचनाओं के नाम बताइए, के नाम बताइए। तो कौन कौन से लिए हमने जीव, पेनिसिलियम, स्पंज, क्लेमाइडोमोनास, ब्रायोफाइट्स, हाइड्रा और यीस्ट में अलैंगिक जनन की संरचनाओं के नाम बताइए। तो ध्यान से देखा, इसका उत्तर क्या आएगा, देखिए वही आंसर में आपको कॉलम बनाएंगे हम, जीव का नाम, जीव जो भी है, और यहाँ जाएगा आपको अलैंगिक जनन की इकाई, अलैंगिक जनन की संरचना, और इधर आप लिख सकते हैं क्रम संख्या। ऐसे आप कॉलम बना दें, मतलब टेबल बना लें, सारणी। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले जीव क्या लिया है हमने, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, इसमें अलैंगिक जनन की संरचना कौन सी होती है, कॉनिडिया। क्या होती है, कॉनिडिया, कॉनिडिया। तलाभिसारी क्रम में बनते हैं ना कवक तंतुओं के ऊपर, पता है मैंने आपको। अरे आदेश स्ट्रक्चर था ना कि उसमें कवक तंतुओं संकीर्णन द्वारा तलाभिसारी क्रम में गोलाकार रचना बनाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कॉनिडिया। तो कॉनिडिया द्वारा होता है। दूसरा है, क्या नाम था उसका, स्पंज, है ना, स्पंज। स्पंज संघ पॉलीफेरा क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इनमें क्या होती हैं, अंतर्जात कलिकाएं या कलिका उत्पन्न होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, जेम्यूल। जेम्यूल के द्वारा होता है ये, जेम्यूल, अंतर्जात जेम्यूल के द्वारा। अब आती है जो तीसरा है
कौन सा था इसमें? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। एक कोश के शैवाल है। मैंने आपको बताया था कि शैवालों और कवकों में अलैंगिक जनन की इकाई क्या होती है? चल बीजाणु द्वारा, जो कि शैवालों और कवकों में जनन की सर्वोत्तम क्या होती है? सर्वाधिक और सर्वोत्तम उपयुक्त विधि है। क्या हो जाएंगे इसके द्वारा? चल बीजाणु, जूस्पोर्स, चल बीजाणुओं द्वारा, चल बीजाणु, जू स्पोर। तो चल बीजाणु शैवालों और कवकों में अलैंगिक जनन की सर्वोत्तम विधि होती है। अब देखिएगा आप चौथा जो था, क्या था उसमें? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में भी आपको लिवरवर्ट और मार्केंसिया, इन पादपों में किसके द्वारा होता है? जेमा कप के द्वारा, तो ये होती है अलैंगिक जनन की संरचना है। इसमें आपको आ जाता है आपको हाइड्रा, आगे का जो जीव है वो होता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, बडिंग द्वारा, बडिंग, BUDDING। हाइड्रा ऑब्लिक यीस्ट भी कर सकते हैं हम, यीस्ट दोनों में किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं बहिर्जात कलिका द्वारा। प्रकट में बहिर्जात कलिका। तो देखिएगा ये रचनाएं थी आपके। अब इसी कड़ी में आप एक बार दोबारा देख लें इसको कि जीव का नाम है पेनिसिलियम और इसमें अलैंगिक जनन की इकाई या संरचना कौन सी है? हम इसको इकाई भी कह सकते हैं, ध्यान देना, इकाई। जैसे प्रश्न पूछा आपको कि कॉनिडिया द्वारा, नेगेटिव प्रश्न पूछते हैं, कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन कौन से जीवों में होता है? पेनिसिलियम में। प्रश्न का प्रारूप 1, ध्यान देना। दूसरा प्रारूप क्या है इसका कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन की इकाई या रचना का नाम बताइए? कॉनिडिया। कई तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। अब जो मेन जो क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित कीजिए। इनको उल्टा सीधा दे देंगे, इनको भी उल्टा सीधा दे सकते हैं, नहीं है क्या? तो आपका सही आंसर ही आ जाएगा, कैसे उल्टा सीधा हो। अब देखो कि स्पंज में अलैंगिक जनन की रचनाओं के नाम, जेम्यूल, क्लेमाइडोमोनास, एक कोश के सवाल है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन की रचना क्या होती है? चल बीजाणु, ध्यान देना। 2 कशेरुक युक्त होते हैं चल बीजाणु। ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट और मार्केंसिया, लिवर तरफ वर्क होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं इनको? लिवरवर्ट। ये होते हैं जेमा कप। और हाइड्रा और यीस्ट में बहिर्जात कलिका या मुकुल द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मुकुलन। ठीक है। अब आपने सुना होगा एक पादप है जलकुंभी, कि जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहा गया है? बंगाल का आतंक। जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक किसे कहते हैं और क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। आपने देखा होगा कि तालाबों में एक पादप होता है आइकोर्निया, जलकुंभी, जिसमें सुंदर नीले पुष्प आते हैं, लेकिन यदि वो, और इसमें बहुत तीव्र गति से क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। यदि एक पादप या तो सुबह जाकर देखो पूरे तालाब पर छा जाएगी वो, इतनी तीव्रता से। जलकुंभी सुना है नाम? जलकुंभी क्या होती है? महाविपत्ति कहा गया है इसको, बंगाल का आतंक, क्योंकि इसे विदेशी पादप है ये, इसमें सुंदर पुष्प के कारण इसको कहाँ लाया गया था? बंगाल में।
और बंगाल के जलाशयों में इसको छोड़ दिया गया था। ब्रिटेन से लेके आए थे इसको सुंदर पुष्पों के कारण, लेकिन अब ये बंगाल का आतंक या बंगाल के नाम से जाना जाता है जलाशयों की महाविपत्ति, क्योंकि एक बार ये जलाशय में आ गया तो उसको निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है बांधना। तो उसमें बनता है कि जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, क्यों? तो देखिएगा इसमें हेडिंग है आपको जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक। जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक। देखिएगा जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक। इसमें देखें तो देखिएगा आंसर क्या आएगा इसका। हेडिंग हो गए कि जलकुंभी, इसका और भी नाम है, देखो वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ कोमा जल हायसिंथ, जल हायसिंथ, और इसको और बोलते हैं समुद्री सोख। जल को जल सोख कि जल को सोख लेती है ये, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, आइकॉर्निया। जलकुंभी ऑब्लिक आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, आइकॉर्निया को कहते हैं कि जलकुंभी, वाटर हायसिंथ, जल हायसिंथ और आइकॉर्निया को जलाशयों की महाविपत्ति, जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कारण देखो पहला, क्योंकि ठीक है। पहला कारण एक करके देखो कि यह स्थिर जल, मतलब ठहरे हुए जल, यह स्थिर जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली क्या होती है, खरपतवार होती है। ध्यान देना, पहला पॉइंट क्या है, यह है स्थिर जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली खरपतवार होती है। खरपतवार का होती है, क्या होती है, जो फसल के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। फसल से क्या करती है, कंपटीशन। दूसरा देखो, दूसरा कारण, यह जल में अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। यह जल से अत्यधिक मात्रा में, जल से अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 को अवशोषित कर लेती है। इससे क्या होता है भाई,
अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण जलीय जीव जैसे मछलियां आदि ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। जिसके कारण ये भी कह सकते हैं, क्या लिखा आपने कि जिसके कारण जलीय जीव ऑक्सीजन O2 के अभाव में, जिसके कारण जलीय जीव ऑक्सीजन O2 के अभाव में क्या हो जाते हैं, जिसके कारण जलीय जीव ऑक्सीजन के अभाव में मरकर सड़ने लगते हैं, अभाव में मरकर सड़ने लगते हैं, जिससे जलाशय का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे जलाशय का जल प्रदूषित हो जाता है। क्या होता है, ध्यान देना कि यह स्थिर जल में, पहला कारण क्या है, यह स्थिर जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली खरपतवार होती है। दूसरा है, यह जल को अत्यधिक मात्रा में, यह जल से अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन को क्या लेती है, सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और ऑक्सीजन के अभाव में जलीय जीव जैसे मछलियाँ और भी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जलाशय का जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, दुर्गंध आती है उससे। तीसरा कारण देखें आप, इसमें को यह कायिक प्रवर्धन तीव्र गति से करता है। तीसरा है, इसमें लिखो आप, इसमें तीव्र गति से कायिक प्रवर्धन होता है। बहुत तीव्र गति से क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, जिससे यह कम समय में ही, जिससे यह कम समय में ही, जिससे यह कम समय में ही, जिससे यह कम समय में ही संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है, संपूर्ण जलाशय में फैल जाती है, जिससे यह कम समय में ही संपूर्ण जलाशय में फैल जाती है और जलाशय को ढक देती है, और जलाशय को ढक लेती है, जलाशय को ढक लेती है। चौथा कारण देखिएगा, इसकी पत्तियां चौड़ी और अत्यधिक वाष्पन द्वारा जल को क्या कर लेती हैं, कम करती हैं। इसकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, जो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को हानि पहुंचाती हैं। ये जल को क्या कर लेती हैं, कम करती हैं, इसलिए इसे जल सोख या समुद्र सोख भी कहते हैं। तो देखो, इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन द्वारा, जो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन, जो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को कम करती हैं, जल को
कम करती हैं, इसलिए इसे जल शोक या समुद्र शोक भी कहते हैं। इसलिए इसे जल शोक या समुद्र शोक भी कहते हैं। क्या करती है ये? इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं जो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल को कम करती हैं, इसलिए इसे जल शोक या समुद्र शोक भी कहते हैं। इस प्रकार यह जल को प्रदूषित करती है। ध्यान देना, पांचवा बिंदु है, इस प्रकार यह है जल को प्रदूषित करती है और इसका कोई भी परपक्षी नहीं होता है, और इसका कोई भी परपक्षी नहीं होने के कारण और इसका कोई भी परपक्षी नहीं होने के कारण इससे छुटकारा पाना नहीं होने के कारण इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे जलाशय की महाविपत्ति कहते हैं। इसलिए इसे जलाशयों की महाविपत्ति कहते हैं। क्या होता है? देखो कि इस प्रकार यह जल को प्रदूषित करती है और इसका कोई भी परपक्षी नहीं होता है। इसका कोई भी परपक्षी नहीं होने के कारण इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे जलाशय की महाविपत्ति कहते हैं। धन्यवाद। यही टॉपिक समाप्त होता है अभी है।